हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के मूवी जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रीअवेकन उसको देखने वाले हैं। और इस एनिमे के मूवी में हमें सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पूरा रिकैप और साथ ही सीजन 2 के 2 एपिसोड हमें दिखाए जाएंगे और ये 5 तारीख को हमें थिएटर में देखने को मिलेगा। और शायद आप में से काफी सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं नहीं जा पाया थिएटर में देखने के लिए, बट मैंने मांगा पढ़ रखा था तो मुझे पता है क्या क्या चीजें होने वाला था आगे। हाँ, मुझे पता है उसे मानवा कहते हैं, मैंने गलती से मांगा बोल दिया, बट कोई ना। और साथ ही हम सोलो लेवलिंग के सीजन 1 को तो भाई पूरा रिकैप नहीं करने वाले, हम थोड़ा सा ना अपना इग्रिस के साथ जो फाइट हुआ था ना जिंगवू का, उसको रिकैप देने वाला हूँ। और उसके बाद सीजन 2 के जो 2 एपिसोड होने वाले हैं ना उसको एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप की बात कर लेते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम होता है जिंगवू, और ये सबसे वीकेस्ट हंटर है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान होता है ना, ये उससे भी ज्यादा कमजोर था। और लोगों के अकॉर्डिंग ना ये जिस डंजन के अंदर जाता था ना, वहाँ पे जो दूसरे हंटर्स हुआ करते थे ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि भाई ये बंदा आया है तो ये डंजन काफी ज्यादा कमजोर है। तो कुछ इस तरीके का होता है जिंगवू का कैरेक्टर। बट एक टाइम पे उनकी एंट्री होती है डबल डंजन के अंदर। स्टार्टिंग में तो सब कुछ काफी बढ़िया जा रहा होता है, वो लोग काफी सारे डीमंस को मारते हैं, बट जिंगवू वहाँ पे भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। बट तभी एंट्री होती है उनके एक दूसरे डंजन के अंदर और वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो स्टैचू जो होते हैं वो काफी सारे लोगों को मारते हैं और एक टाइम पे वो स्टैचू जिंगवू को भी मारने वाले होते हैं। और जिंगवू ने अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हुए ना बाकी सभी लोगों की जान बचा दी थी, जो 4-5 लोग बचे हुए थे उन सभी को। और जिंगवू को लग रहा था कि भाई ये उसका आखिरी दिन है और वो ऐसे कमजोर तो नहीं मरना चाहता। बट इसके बाद तभी उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने ना कुछ नोटिफिकेशन शो होने लगते हैं, जहाँ पे उसको ना रेगुलर ट्रेनिंग करने को बोला जाता है। और रेगुलर ट्रेनिंग में वही साइतामा वाला अपना ट्रेनिंग चार्ट होता है और जिंगवू रेगुलर ट्रेनिंग को कंप्लीट करते रहता है। और इसी के साथ ना उसके लेवल अप होते जाते हैं और वो पहले के मुकाबले काफी अच्छा हंटर बनते जा रहा था धीरे धीरे। और उसी बीच जिंगवू की फाइट बी रैंक हंटर कैंग से होता है। कैंग मैंने नाम गलत लिया हो तो प्लीज यार माफ कर देना, क्योंकि मैंने पुराने एपिसोड देखे नहीं है, बट मैं ऐसे जो मुझे याद है मैं वही सब ही रिकैप कर रहा हूँ अभी। और उसके साथ बैटल जिंगवू का काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जिंगवू को, बट अंत में जाके उसको हरा ही देता है। और इसी के साथ ना जिंगवू का लेवल भी काफी ज्यादा अप हो जाता है। और इसके बाद जिंगवू को ना एक जॉब चेंजिंग क्विज मिलता है और वो उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है। और वो ना उसको कंप्लीट करने के लिए ना शहर के बाहर आया होता है। और ये क्विज ना थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि बाकी के जो क्विज वो कंप्लीट करता था ना तो उसके लिए ना उसको एक स्पेशल चाबी मिलती थी, बट इस टाइम पे ना उसको कोई भी चाबी नहीं मिला था, ये उसको करना ही था। और इस क्वेस्ट में ना ये भी चूज कर सकता था कि उसको ये अभी कंप्लीट करना है या फिर बाद में कंप्लीट करना है। और उसने ना उस दिन अपना डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया था और वो ना उस डंजन के अंदर एंटर कर जाता है इसके बाद। और इस डंजन की स्पेशलिटी ये भी थी कि वो ना इस डंजन को जब तक कंप्लीट नहीं करता ना वो इसके बाहर भी नहीं जा सकता था। और इसके बाद तभी उसके सामने ना एक नाइट आ जाता है और जिंगवू ना उस नाइट को ना काफी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद ना वहाँ पे और भी काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं और जिंगवू ना उन सभी से लड़ने लगता है। नाइट्स के साथ वहाँ पे काफी सारे मेजेस भी आने लगते हैं और मेजेस जो थे ना वो गायब भी हो सकते थे, मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं वो नाइट और मेजेस। और जिंगवू को ना उन सभी को हराने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो उसके बाद भी उन सभी से लड़ रहा था काफी अच्छे तरीके से। और वो ना अपने पुराने स्किल्स का इस्तेमाल करने लगा था उनको हराने के लिए, मतलब कि वहाँ पे वो हीलिंग पोशन का तो इस्तेमाल कर नहीं सकता था, तो इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ का और साथ ही प्रोसेशन का इस्तेमाल करने लगता है उनको हराने के लिए। जिंगवू ने ना वहाँ पे काफी सारे नाइट्स को मार दिए थे और रिवॉर्ड के तौर पे ना उसको एक आर्मर भी मिलता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद ना जिंगवू आगे जाता है जहाँ पे काफी बड़ा दरवाजा होता है और उसके पास कोई ऑप्शन तो होता है नहीं, इसलिए वो दरवाजे को खोल देता है। और दरवाजा खोलने के बाद ना उसको वहाँ पे काफी पावरफुल एनर्जी महसूस होता है और उसको अपने सामने ना एक राजा का गद्दी दिखाई देता है और साथ ही उसकी रक्षा करता हुआ ना वहाँ पे एक नाइट भी होता है। और इसके बारे में मुझे आपको बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है शायद। और जिंगवू वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे इसको देखते यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मेरा हाथ पाँव भी कपकपा रहे हैं और मुझे यहाँ पे सेम वैसा फील हो रहा है जैसा कि मुझे डबल डंजन में हुआ था और इसी का नाम इग्रिस है। और इसके बाद तभी इग्रिस ना काफी स्पीड में जिंगवू के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक को तो जिंगवू रोक देता है, बट उसको पता चल जाता है कि भाई ये उसके औकात से काफी ज्यादा बाहर है। और इसके बाद लगातार इग्रिस उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था और वो ना सभी अटैक को बट डॉज किया जा रहा था और उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार मुझे करना क्या है यहाँ पे। जिंगवू भी इसके बाद इग्रिस के ऊपर अटैक करता है, बट भाई उसके अटैक का कुछ भी फायदा नहीं होता है। इग्रिस को एकदम बच्चे का खेल लग रहा था और वो ना उसको उठा के दूर की तरफ फेंक देता है। और जिंगवू को पता चल चुका था कि भाई वो इसको नहीं हरा पाएगा और उसके पास एक आखिरी ऑप्शन डैगर था, बट उसको पता था कि अगर मैं डैगर से लड़ूंगा तो मैं उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद वो अपना डैगर को साइड रखता है और अपने पंचेस को रेडी कर लेता है। और इग्रिस भी भाई वहाँ पे बड़ा ईमानदार बंदा होता है, वो भी अपनी तलवार को ना साइड में रख देता है और वो भी अपने पंचेस से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद ना इग्रिस जो होता है ना भाई वो पंचेस से भी काफी गंदी तरीके से जिंगवू को मारता है और जिंगवू को भी वहाँ पे फील होता है कि अगर मैंने ये आर्मर नहीं पहना हुआ होता ना तो मेरा खेल तो
अभी तक खत्म हो चुका होता। और इसके बाद ना जिंगवू भी वहाँ पे मारना स्टार्ट करता है, बट इग्रिस को ना एक भी अटैक नहीं लगता। और इसके बाद जिंगवू ना एक लात इग्रिस को मार भी देता है और इस बात पे इग्रिस को ना काफी गुस्सा आता है। और इसके बाद वो दोनों ही काफी तगड़ी तरीके से वहाँ पे लड़ने लगते हैं, बट ज्यादा तो जिंगवू ही पिट रहा था एक तरह से। और इसके बाद जिंगवू जो होता है ना वो तख्त के ऊपर जाके बैठ जाता है और इग्रिस ना अपनी तलवार से ना जिंगवू को मारने वाला होता है, बट वो तभी उसके तलवार को रोकता है और बोलता है कि भाई मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। और इसके बाद वो इग्रिस को ना काफी गंदी तरीके से मारने लगता है और अपना डैगर निकाल के उससे भी अटैक करता है। अटैक तो लगता है बट वो उतना ज्यादा गहरा अटैक भी नहीं होता। और इसके बाद जिंगवू ना एकदम ही पागल सा हो जाता है और इसके बाद लगातार मारते ही रहता है, मतलब कि काफी गंदी तरीके से मारता है वो। और इसके बाद फाइनली इग्रिस वहाँ पे हार ही जाता है और जिंगवू को भी पता चल चुका था कि अगर वो ना यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करता ना तो उसका खेल खत्म हो जाता और एक तरह से ना बाई लक ही वो यहाँ पे जीता था। और इसके बाद ना जिंगवू को वहाँ पे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं और उन रिवॉर्ड में से ना एक रिवॉर्ड टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। और इसकी मदद से ना जिंगवू को समझ में आ जाता है कि उसका क्विज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद ना वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं और बताया जाता है कि तुम जितनी देर तक यहाँ पे टिकोगे ना तुम्हें एक्स्ट्रा उतने पॉइंट्स मिलेंगे, उतनी पावर एक्स्ट्रा मिलेगी। और इसके बाद ना वहाँ पे काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं और जिंगवू उन सभी से लगातार लड़ते रहते हैं। वो मारते जाता है, नाइट्स की संख्या बढ़ते जाती है और एक पल में ऐसा आता है ना जहाँ पे जिंगवू की हालत एकदम खत्म हो चुकी थी और वो एक तरह से टह ही बोलने वाला था, मतलब कि सभी नाइट्स मिलकर उसको मारने वाले थे, लेकिन तभी उसको ना पेनल्टी मिल जाती है। जो डेली क्विज होता है ना उसने कंप्लीट नहीं किया था, इस चीज को फाइनली पेनल्टी मिलती है और इसके बाद उसको पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। और वहाँ पे ना काफी सारे सेंटीपीड आने लगते हैं और वो ना उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और उन सभी को मारने के बाद ना उसका लेवल अप होता है, जिस कारण ना उसकी हीलिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है और वो अपने आप को ना काफी अच्छे तरीके से हील कर लेता है। मतलब कि जितना थका हुआ था ना अब वो उतना थका हुआ नहीं था पहले की तुलना में। और वहाँ पे ना वो एक डैगर को भी परचेज करता है ताकि वो उस डेंजन के अंदर जाने के बाद ना काफी अच्छे तरीके से लड़ पाए। और इसके बाद फाइनली वो अगेन उस डेंजन के अंदर जाता है और अब ना वो इस डैगर की मदद से ना उन सभी नाइट्स को ना काफी आसानी से काट पा रहा था, मतलब कि डैगर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद वो लगातार नाइट्स को मारते रहता है, मतलब कि काफी ज्यादा नाइट्स को मारता है, काफी सारे मैजिकल जादूगरों को मारता है और इसके बाद फाइनली वहाँ पे ना वो उन सभी को मार देता है। और तभी जिंगवू को ना नेक्रोमैंसन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन आता है और वो पहले तो सोचता है बट इसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ना काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलते हैं। इस कारण वो काफी जल्दी शैडो मोनार्च में भी अपडेट कर जाता है, मतलब कि अपग्रेड हो जाता है। कुल मिला के बात की जाए ना तो उसको री अवेकनिंग की भी पावर यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं क्या डीपली एक्सप्लेन करूँ इसको, री अवेकनिंग की भी पावर मिल जाती है और किसी को अगर दोबारा जिंदा करना पड़े ना तो उसके लिए जिंगवू को ना एक कोड बोलना पड़ेगा, मतलब कि वो वहाँ पे रियल में जिंदा नहीं होगा बल्कि उसकी शैडो जिंदा होगी और जिंदा करने के लिए ना उसको एक कोड बोलना पड़ेगा जिसको बोलते हैं अराइज। और इससे तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अब तक सब कुछ। और इसके बाद वो ना काफी सारे सोल्जर्स को जिंदा करता है, वहाँ पे नाइट जो होते हैं उनको जिंदा करता है और फाइनली वो सोचता है इग्रिस को जिंदा करने की और इसके बाद वो इग्रिस के आगे अराइज बोलता है और इग्रिस वहाँ पे जिंदा भी हो जाता है और वो उसका सबसे पावरफुल सोल्जर बन जाता है उसकी टीम के अंदर फिलहाल के लिए। और इसके बाद फाइनली वो उस डेंजन को क्लियर करने के बाद बाहर जाता है, मतलब कि अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगवू सो रहा था और तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो बोलती है कि जिंगवू तुम्हें याद नहीं है क्या आज मेरे स्कूल में मीटिंग है और तुम्हें हमारी टीचर से मिलने आना था और मीटिंग 5 बजे होता है। और जिंगवू बोलता है कि तुम पहुंचने से पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। फिर इसके बाद जिंगवू बैंक जाता है और वहाँ पे वो इतने ज्यादा पैसे जमा करवाता है ना कि वो देख के बैंक की मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करते हो जो इतने पैसे कमा लेते हो। और तभी जिंगवू बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ। और इसके बाद जिंगवू स्कूल जाता है और स्कूल में उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें इतना स्मार्ट बन के आने की क्या जरूरत थी। तभी जिंगवू बोलता है कि मुझे तुम्हारी टीचर से मिलना है और मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार भी नहीं हो सकता। और उसकी बहन का शकल देखो और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। उसकी बहन बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि लड़के थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके इतना ज्यादा बदल सकते हैं। और वहाँ पे ना वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ के सभी स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना सभी के सभी स्टूडेंट केवल जिंगवू को ही देखे जा रहे थे। और तभी जिंगवू की बहन बोलती है कि भैया क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे पता है वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें एक क्यूट लड़की से मिलाऊं? और तभी जिंगवू अपनी बहन का गाल खींचता है और बोलता है कि तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। और इसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उनके बीच में बातचीत शुरू होती है। और तभी टीचर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक हंटर हो और क्या तुम्हारी बहन को भी तुम हंटर बनने दोगे अगर उसकी कोई एबिलिटी बाहर निकलती है तो? तभी जिंगवू बोलता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं उसे उसके सपने पूरा करने दूंगा। तभी उसकी टीचर बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा बोलोगे, बट हाल ही में एक स्टूडेंट है जिसने अपना नाम स्कूल से कटवा लिया है जैसे ही उसे अपनी अवेकनिंग के बारे में पता चला। तभी जिंगवू बोलता है कि क्या आप मुझे उसकी रैंक बता सकते हो? और तभी टीचर बताती है कि वो एक लड़की है और उसकी ई रैंक है। और तभी जिंगवू सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लड़की बहुत जल्दी मारी जा सकती है
और टीचर बताती है कि वो जिंगहा की दोस्त है और उसका नाम सोंगाई है। और फिर शाम को जिंगबू उसी लड़की का वेट कर रहा था और उसके पास वो लड़की आती है और तभी जिंगबू बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ही होगी। और ये वही लड़की होती है जिसने जिंगबू और यूजिन के साथ गिल को ज्वाइन किया था। तभी सोनगाई बोलती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे टीचर ने तो एक हंटर से मिलने के लिए बोला था और क्या आप ही वो हंटर हो। और तभी जिंगबू अपनी और अपनी बहन की फोटो दिखाता है और तभी सोनगाई बोलते हैं कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है। और तभी जिंगबू बोलता है कि मैं किसी टीचर से नहीं मिला, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम एक हंटर बन चुकी हो, बट तुम ई रैंक हो और तुम्हें एक हाई क्लास वेपन की जरूरत पड़ेगी और वो वेपन 1 से 2 दिन में टूट जाएगा और इसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुम्हें दूसरा वेपन लेना होगा। तो सोचो इसमें कितना नुकसान है। और फिर सोनगाई बोलते हैं कि बस हो गया तुम्हारा, तो अब तुम जा सकते हो। और तभी जिंगबू बोलता है कि जब तक तुम वो काली दुनिया नहीं देखोगी तुम्हें एहसास नहीं होगा और मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें वॉन डोंग सुक दिखाया जाता है और वो कोरिया पहुंच चुका था और उसके सामने मॉनिटरी डिपार्टमेंट का चीफ आया होता है। और चीफ बोलता है कि आप यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो और आपको यहाँ पे क्या काम है। और वॉन्ग डोंग सुक बोलता है कि बस मुझे यहाँ पे कुछ काम है। और चीफ सोचता है कि वो इंसान जो कि अमेरिका जैसे देश को छोड़ के यहाँ पे आए उसका केवल एक ही काम हो सकता है, अपने भाई की मौत का बदला लेना। और डोंग सुक को वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि जब इसे पता है तो ये मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। और डोंग सुक बोलता है तो क्या तुम मुझे इसका मतलब रोकने आए हो। और वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने काम से काम रखूंगा। और डोंग सुक बोलता है कि मुझे तुम काफी पसंद आए, क्या तुम मेरे गिल को ज्वाइन करना चाहोगे। और वो डोंग सुक को बोलता है कि चलो मैं सोच के तुम्हें इसका आंसर दूंगा। और इसके बाद हमें जिंगबू दिखाया जाता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल के चीफ के पास आया होता है। और वो लड़की को देख के चीफ सोचता है कि ये मुझे ई रैंक हंटर लग रही है, बट नहीं, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंगबू की तरह निकले और जिंगबू ऐसे ही किसी को हमारे पास नहीं लेके आएंगे और क्या पता उनको हमारी ट्रेनिंग पसंद आ गई तो क्या पता वो हमारे गिल में ज्वाइन भी हो जाए। तभी वहाँ पे एक ए रैंक हंटर होता है जो कि काफी एटीट्यूड में बोलता है कि यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, जल्दी से अंदर आओ। और तभी जिंगबू उसके बारे में पूछता है चीफ से। तभी चीफ बताता है कि वो एक नया हंटर है जो कि हमारे गिल में ज्वाइन हुआ है और वो ए रैंक हंटर है। और तभी जिंगबू बोलता है कि वो ए रैंक हंटर है और सी रैंक के डंजन में जाएगा। तभी जिंगबू नोटिस करता है कि वहाँ पे ए रैंक के साथ कुछ सी रैंक और कुछ बी रैंक हंटर्स भी होते हैं और वो डंजन कुछ ज्यादा इजी नहीं होगा। और तभी जिंगबू सोचता है कि इससे सोंगाई को शायद एहसास हो जाए कि वो एक ई रैंक हंटर है और सी रैंक डंजन में वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी जो चीफ का बंदा होता है ना, वो जिंगबू को बोलता है कि प्लीज आप अंदर जा रहे हो तो प्लीज आप लड़ना मत, क्योंकि ये डंजन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इस कारण। और जैसे ही जिंगबू लोग उस डंजन के अंदर जाते हैं ना, उस डंजन का कलर अपने आप ही चेंज हो जाता है और रेड हो जाता है। और जिंगबू काफी सीरियस में बोलता है कि जल्दी से मॉनिटरी डिपार्टमेंट के हेड लोगों को फोन करो। और चीफ भी घबराते हुए सीधा एस रैंक हंटर मोंगयोक को कॉल करता है और वो भी बोलता है कि क्या एक रेड डंजन और मैं उससे देखने के लिए जल्द आने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम डोंग सुक को देखते हैं जो कि किम के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। और तभी डोंग सुक बोलता है कि यार मैं इतनी बकवास गाड़ी में बैठने से अच्छा पैदल ही चला जाऊं। और किम बोलता है कि आप उसे कहाँ पे मारोगे और मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊं। तभी डोंग सुक बोलता है कि तुम मुझे एक डंजन में लेके चलो और मुझे पता है कि जिंगबू अभी किसी डंजन में गया है। और इसके बाद हम बाक योनहो को देखते हैं, जो भी लोग उस डंजन के अंदर गए थे उनकी डिटेल्स वो मांग रहा था और उसे पता चल गया था कि इस गेट के अंदर 7 बी रैंक हंटर, एक ए रैंक हंटर गए हैं। तो वो अंदाजा लगाता है कि ये किस रैंक का डंजन होगा और अगर ये एस रैंक डंजन हुआ तो उनमें से किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और चीफ बताता है कि इस डंजन के अंदर 2 लोग ऐसे गए हैं जो कि हमारे गिल के नहीं है। और ये सुन के बाक योनहो काफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार वो किस रैंक के हंटर है। और तभी वो बताता है कि शायद से ए या फिर बी रैंक। बाक योनहो बोलता है कि क्या तुम्हें इतना भी कंफर्म नहीं है और क्या वो एस रैंक का तो नहीं है ना। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैंने उसकी रैंक नहीं नापी है और वैसे असल में तो वो एक ई रैंक हंटर है। और हमें जिंगबू दिखाया जाता है जो कि आइस एल्फ से लड़ रहा होता है और वो आइस एल्फ होते हैं ना, वो 2 हंटर्स को मार देते हैं। और तभी जिंगबू सोचता है कि अगर मैं आज से 2 महीने पहले इस डंजन के अंदर आता तो अभी तक मेरा खेल खत्म हो चुका होता। तभी वो जो लीडर होता है ना, जो ए रैंक हंटर होता है, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोई आम बात नहीं है और वो लोग हमारा स्वागत करने के लिए नहीं आए हैं। इस टाइम पे हम एक रेड गेट के अंदर है तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए हम यहाँ पे फंस चुके हैं। और तभी सोनगाई जिंगू से पूछते हैं कि आखिरकार ये रेड गेट क्या होते हैं। और तभी जिंगू बताता है कि रेड गेट वो गेट होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं और इस डंजन के अंदर हम सभी लोगों को मार ना दे या फिर हम लोग मर ना जाए और ये गेट कुछ महीनों बाद दोबारा ओपन होगा तो उसके बाद ही हम इस डंजन से बच के बाहर निकल पाएंगे। तभी जो ए रैंक हंटर होता है ना, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रेड गेट लगभग बी रैंक डंजन होगा और हम सभी को एक साथ रहना होगा। हम लोग 2 अलग अलग टीम बनाएंगे तो मेरे साथ जो आना चाहता है वो इधर आ जाओ। काफी सारे हंटर उसी की टीम में आना चाहते थे, ऑब्वियस सी बात है वो ए रैंक हंटर है, लेकिन
लेकिन वो होता है ना जो कमजोर हंटर, उन सभी को वो भगा देता है और वही बोलता है, और वो ए रैंक हंटर बोलता है कि यहाँ पे हमें काफी टाइम तक रहना होगा, तो मैं कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। सभी हंटर बोलते हैं कि क्या हम तुम्हें बोझ लगते हैं, और तभी वो बोलता है कि तुम लोग ज्यादा फालतू मत बोलो, हमें आखिरी तक सरवाइव करना है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तभी तुम्हें शायद बचने का मौका मिलेगा। सभी लोग उसका विरोध करने की भी कोशिश करते हैं, और जो ए रैंक हंटर होता है ना, उसकी टीम में एक बी रैंक हंटर लड़की होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। और उसकी टीम में एक जगह खाली हो गई थी, वो लड़की निकल गई थी, तो इस वजह से वो एक सी रैंक हंटर को अपनी टीम में ले लेता है और लड़की जिंगबू की टीम में चली जाती है। और तभी हमें बाक योहान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ बताता है कि मुझे जिंगबू का भरोसा जीतना था, इस कारण मैंने उसकी बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी, बट मुझे आपको बताने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जिंगबू एक रीअवेकन पर्सन है। वे बाक योहान बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और तभी चीफ बोलता है कि मेरे पास कोई इसका सबूत तो नहीं है, बट अगर आप उससे एक बार मिल लोगे तो आपको भी ये एहसास हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो ऊंची पोस्ट का होता है, व्हाइट टाइगर गिल का, और वो बोलता है कि वो जो ए रैंक हंटर है, किम चोल नाम है उसका, बट मैं उतना नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतना सीरियस कैरेक्टर नहीं है वो, तो उसने हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग लिया है, तो वो उतना बेकार भी हंटर नहीं है। तो इस कारण जो बाक योहान होता है ना, वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि किम चोल ए रैंक हंटर है और उसने व्हाइट टाइगर गिल से ट्रेनिंग भी ली है, तो वो थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है और उसमें से डोंग सुक बाहर निकलता है, और वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, एक सी रैंक डेंजन ए रैंक डेंजन में कैसे चेंज हो गया। और बाक योहान उसे देख के काफी हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और डोंग सुक बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस यहाँ पे उस ई रैंक हंटर जिंगबू से मिलना है। बाक योहान सोचता है कि आखिरकार ये जिंगबू है कौन, और सब लोग सिर्फ उसी की बातें क्यों करे जा रहे हैं। और इसके बाद हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए थे, और वहाँ पे जो लड़की होती है ना, वो जिंगबू से बोलती है कि क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। और जिंगबू जो होता है वो उस लड़की को इग्नोर किए जा रहा था, क्योंकि हमारे भैया अब स्मार्ट हो गए हैं और छोटी मोटी लड़कियों से बात नहीं करते भैया। और वो लड़की जो है ना, अपने मन में सोच रही थी कि जिंगबू शायद ए रैंक हंटर होगा या फिर एस रैंक भी हो सकता है। हमें ए रैंक हंटर की टीम दिखाई जाती है, जो कि सोचते हैं कि जिंगबू की टीम कितनी ज्यादा बेवकूफ है कि वो एक ई रैंक हंटर के ऊपर भरोसा करके दूसरी तरफ चले गए। और किमचुल सोचता है कि उस टीम में तो केवल सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर है, तो वो सभी लोग जिंगबू की बात क्यों माने। और मुझे लगता नहीं कि वो एक ई रैंक हंटर हो, बट जो भी हो, मुझे तो इतना पता है कि वो लोग मारे ही जाएंगे। तभी उनके सामने काफी सारे आइस बियर आते हैं, लेकिन किमचुल जो होता है वो अकेले उन सभी बियर्स को खत्म कर देता है। वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो किमचुल के साथ आए थे और सोच रहे थे कि बाकी दूसरे ही टीम वाले बंदे तो सभी के सभी मारे जा चुके होंगे। तभी किमचुल बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरी वजह से जिंदा हो, और मैं किसी भी बोझ को आगे लेके नहीं जा सकता, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद हमें जिंगबू की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे वो लड़की फिर से जिंगबू को बोलती है आगे आइस बियर का ग्रुप है, तो वहाँ पे खतरा हो सकता है और हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तभी जिंगबू बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि हम फॉरेस्ट के रास्ते से जाए, हमें आगे जाना होगा, केवल आइस बियर ही तो है। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें उस बियर का खाना बनना है क्या। तभी जिंगबू बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें आइस एल्फ से लड़ना है क्या, इससे अच्छा तो हम बियर से ही लड़ लेते हैं, और इससे हम अपनी जान भी बचा सकते हैं। और उस लड़की को भी रियलाइज होता है कि जिंगबू यहाँ पे सही बोल रहा है। वहाँ पे जिंगबू अपनी इन्वेंटरी में से सबको गरम गरम कपड़े निकाल के दे देता है, और सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है। तभी जिंगबू वहाँ पे बोल देता है, भाई तुम सभी को मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि तुम लोग मुझसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करोगे और मेरे आगे एक भी डिमांड नहीं रखोगे, और अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम सभी को जिंदा बाहर लेके जाऊंगा। फिर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी उनके सामने एक काफी बड़ा आइस बियर आता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि जंगल में आना मतलब कि हमारा मरना, और देखो हमारे सामने इतना बड़ा बियर है और हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी जिंगबू बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, तुम लोग एकदम शांत हो जाओ। और इसके बाद जिंगबू आगे बढ़ता है, लड़की उसे रोकती है, लेकिन फिर भी जिंगबू आगे बढ़ता है, और इसके बाद वो जंप करता है, और उसके बाद उसे एक पंच मारता है, और बियर वहाँ पे एक ही पंच में ढेर हो जाता है। और वो लोग तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिंगबू ने इसे एक ही पंच में कैसे हरा दिया, और आखिरकार इसकी रैंक क्या है। और तभी बाक योहान पूछता है कि आखिरकार तुम जिंगबू का क्या करोगे। और तभी डोंग सुक बोलता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो, मैं उसके साथ बस मजे लूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। तभी किम सोच रहा था कि जिंगबू की किस्मत कितनी बढ़िया है कि वो डोंग सुक से बच गया, बट उसकी किस्मत तब और भी ज्यादा बढ़िया होगी जब वो इस डेंजन से बाहर निकल आएगा। और इसके बाद हमें जिंगबू की टीम दिखाई जाती है, जो कि बैठ के उसी आइस बियर को खा रही थी। और तभी सोंगहा पूछती है कि क्या जिन्हा हमेशा घर पे पढ़ती रहती है। और तभी जिंगबू बोलता है कि तुम इतनी टेंशन मत करो, वो भी तुम्हारी तरह लड़की है, बस घर पे बैठती रहती है और पूरे दिन एनीमे भजन या फिर फील एनीमे की वीडियोस देखती रहती है। तभी जिंगबू वहां से उठ के जाने लगता है और वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। और तभी जिंगबू बोलता है कि मैं
थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये बंदा इतना अजीब क्यों है, और तभी जिंगवू बोलता है कि मैं पेनल्टी जोन में नहीं जाना चाहता तुम लोगों को छोड़ के, और इस कारण मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी ही होगी, और वो करना भी शुरू कर देता है। और इसके बाद जिंगवू हंटिंग के लिए जाता है और उसके सामने काफी सारे वियर्स आ जाते हैं, और तभी जिंगवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। सबसे पहले तो वो अराइज बोलता है और बोलता है कि ये तुम्हारी पहली बैटल है, तो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखा दो। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ तो जिंगवू की शैडो आर्मी होती है और दूसरी तरफ वो आइस बियर होते हैं, और जिंगवू की आर्मी वहां पे भारी पड़ रही थी बियर्स पे। उनमें से कुछ मेज भी थे ना जो फायर पावर को यूज करते हैं, और ये देख के जिंगवू काफी इंप्रेस होता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसे जादूगर भी है इनके पास फायर पावर है। और जिंगवू अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं, और जितना मैंने सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इन सब की रीजनरेटिंग की भी पावर काफी अच्छी है, ये तो मुझे एकदम इमोर्टल लग रही है। तभी वो जो आइस बियर का बॉस होता है ना वो बाहर निकलता है, और जिंगवू बोलता है कि चलो तो तुम फाइनली बाहर निकल ही आए। और वो आइस बियर का बॉस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जिस भी आर्मी पे अटैक करता है ना, जिस भी शैडो पे, वो शैडो वहीं पे खत्म हो जाती। और जिंगवू बोलता है कि मेरी शैडो आर्मी को जितना काम करना था उतना उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और इस बॉस बियर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि इग्रिस अब तुम्हारी बारी, तो जाओ अपना कमाल दिखाओ। और इसके बाद इग्रिस जाता है उस बियर पे अटैक करने के लिए, और उसके कंधे पे एक कट मारता है, और इसके बाद वो भालू सीधा पेड़ पे जंप करता है और वहां से अटैक करता है। लेकिन जो इग्रिस होता है ना वो उस बॉस बियर के दोनों कंधे को एकदम जख्मी कर देता है। इसके बाद इग्रिस जो होता है वो उसके दोनों पैर काट देता है, और वो बियर काफी ज्यादा चिल्लाता है और वो अपना गर्दन ऊपर करता है, और तभी इग्रिस अपनी तलवार की मदद से उस भालू का गर्दन ही काट देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन को उठा के जिंगवू के सामने रख देता है, और जिंगवू काफी घबरा चुका होता है और सोचता है कि अगर इसने उस दिन अपनी तलवार का यूज किया होता तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाता। और इसके बाद इग्रिस जो होता है वो जिंगवू के आगे अपने घुटने टेक देता है, और तभी जिंगवू बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर इसके बाद जिंगवू उस भालू के पास जाता है और उसको भी अराइज बोलता है, और सोचता है कि ये आगे मेरे काम जरूर आएगा। और इसके बाद वो वहां पे और भी शैडोज को अवेकन करता है, क्योंकि उसकी आर्मी थोड़ी वीक पड़ गई थी। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब बाकियोन पूछता है कि आखिरकार कितनी देर हो गई है, और वो बताता है कि 3 घंटे हो गए हैं। इसका मतलब कि 3 घंटे डंजन के 3 दिन के बराबर होता है, और ये डंजन रेड डंजन है और इसका खतरा भी बहुत ज्यादा है, और जो कमजोर लेवल के हंटर होंगे वो तो शायद अब तक मारे भी जा चुके होंगे। और वहाँ का मौसम भी पता नहीं किस तरीके का होने वाला है, क्या वो लोग मौसम के अनुसार ढाल भी पाएंगे, और अगर वो लोग ढाल भी लिए तो फिर खाने का जुगाड़ कहाँ से करेंगे। और वो लोग मॉन्स्टर का शिकार करके उसको खाने की कोशिश करे तो वो भी करना काफी ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि ये डंजन का लेवल बहुत ही ज्यादा है, और वो लोग उन मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर का लेवल भी काफी ज्यादा होगा। तो गिल मास्टर की बात सुन के डोंगसुक बोलता है कि लगता है मैंने कोरिया में आके अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि जिंगवू भी तो ई लेवल का हंटर है और वो भी अब तक मारा जा चुका होगा। और तभी डोंगसुक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बोलता है कि मैंने अभी सुना कि जिंगवू तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये मैंने सही सुना है? फिर तुम क्या मुझे ये बताना चाहोगे कि वो इस डंजन में क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारे हंटर्स के साथ? तभी मैनेजर बोलता है कि जिंगवू मेरे जान पहचान का है, और उसने बोला था कि उसे सी रैंक डंजन में जाना है, तो मैंने उसको जाने दिया, बट ये मेरी ही गलती है, मैंने उसको क्यों जाने दिया अंदर। तभी बाक्योहान सोचता है कि आखिरकार ये जिंगवू को कवर क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब सच में जिंगवू में कुछ ना कुछ तो बात होगी, और खास करके डोंगसुक जो कि अमेरिका को छोड़ के यहाँ पे आया है उससे मिलने के लिए। तभी डोंगसुक आगे बढ़ता है और वो चीफ का गला पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो, तो जल्दी बताओ कि तुम आखिरकार क्या छुपा रहे हो। तभी बाक्योहान भी डोंगसुक का हाथ पकड़ लेता है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि तुमने मेरे टीम के बंदे का गला कैसे पकड़ा। और तभी डोंगसुक बोलता है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? डोंगसुक बोलता है कि तुम किस तरीके के लीडर हो, कितने टाइम से तो तुम खुद भी डंजन में नहीं गए हो। और ये सुन के बाक्योहान काफी गुस्सा हो जाता है और उसका ओरा बाहर निकलता है, और ये देख के चीफ भी काफी घबराता है और बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 एस रैंक हंटर के बीच में फाइट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें किमचुल की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ने उन पे हमला किया था और उनकी टीम एक तरह से मरने ही वाली थी। तभी किमचुल बोलता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, क्योंकि मुझे व्हाइट टाइगर गिल के मेन ग्रुप में ज्वाइन होना है, और मैं इतना कमजोर कब से हो गया, और मैं ये कैसे मान लूं कि मैं इन मॉन्स्टर के सामने हार गया। बट अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मेरे शरीर में एनर्जी होती, और इसके बाद मैं इन मॉन्स्टर को हरा भी पाता। तभी वहाँ पे एल्फ भी आ जाते हैं, और तभी किमचुल बोलता है कि ये मॉन्स्टर कम थे कि यहाँ पे एल्फ भी आ गए हैं, और अब मैं क्या करूं। और तभी किमचुल का एक साथी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और तभी पलक झपकाते ही किमचुल के पास एक एल्फ आ जाता है। वो उस हंटर को मार के उसके ऊपर ही बैठ जाता है, और ये देख के तो किमचुल की वहाँ पे हालत ही खराब हो चुकी थी। और वहाँ पे किमचुल काफी तेजी से भागता है और भाग के जंगल में चला जाता है, और हमें एल्फ का बॉस दिखाया जाता है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। और रास्ते में जाते हुए भी
किमचुल यही सोचता है कि अगर मेरे पास खाना होता तो मैं उन सभी को हरा देता, मैं बहुत ही ज्यादा वीक था, इस चक्कर में मैं हार गया। और वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पे काफी सारे बियर्स की लाश पड़ी हुई है और वो सोचता है कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे क्यों आइस बियर कोई भी नहीं दिखे, क्योंकि इसे पहले ही किसी ने मार दिया है। किमचुल सोचता है कि क्या उन लोगों ने इन आइस बियर को खत्म किया है, बट उनके पास इतनी ताकत नहीं है, वो इसको नहीं हरा सकते। और इसके बाद वो फिर से जाने लग जाता है और तभी हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाक योहान बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, और तभी डोंग सुक बोलता है कि क्यों नहीं। और इसके बाद दोनों ही अपने पंचेस को तैयार करते हैं मारने के लिए और दोनों ही पंचेस मारना शुरू करते हैं। और वहाँ पे ओरा देख सकते हो आप कितना तगड़ा होता है, लेकिन किम जो होता है वो दोनों के हाथों को पकड़ लेता है। तभी बाक योहान बोलता है कि यार तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुमने हम दोनों के हाथों को रोक लिया है। और तभी किम बोलता है अगर आप दोनों ने अपनी पावर्स को कम नहीं की होती तो अब तक मेरे हाथ टूट चुके होते। इसके बाद किम बताता है कि 2 महीने पहले हमने जिंगवू की जांच की थी कि वो एक रीअवेकन पर्सन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उस टाइम पे भी ई रैंक हंटर ही था। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे भाई की मौत एक हादसा ही था, क्योंकि जिंगवू में इतनी पावर नहीं है कि वो तुम्हारे भाई को हरा सके। तभी डोंग सुक बोलता है कि ये तो मुझे भी पता है कि जिंगवू में उतनी पावर नहीं है, इसीलिए तो मेरे को यूजिन पे शक हो रहा है कि उसी ने ये किया है। और तभी डोंग सुक काफी गुस्से में बोलता है कि यार तुम लोगों ने मेरी पूरी एक्साइटमेंट खत्म करवा दी और मैं अब यहाँ पे पछता रहा हूँ आके। चीफ जो होता है वो तो एकदम कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है जिंगवू पे और वो इस डेंजन से जरूर बाहर निकलेगा। और इसके बाद किमचुल जो होता है वो जिंगवू की टीम के पास पहुंच जाता है और वो ये देख के काफी गुस्सा होता है कि इन लोगों के पास इतनी सारी चीजें थी और अगर ये हमारे पास होती तो हम जरूर बच जाते। मतलब कि खाना, कपड़ा, आग सब कुछ देख के काफी ज्यादा जल जाती है किमचुल की। इसके बाद किमचुल ना उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिंगवू जो होता है वो एक ही थप्पड़ में किमचुल को बेहोश कर देता है और बोलता है कि किमचुल अपने साथ हमारी मौत लेके आया है और उसको पता चल चुका था कि वहाँ पे एल्फ आ चुके हैं। और तभी वो बोलता है कि तुम लोग बाहर निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। और एल्फ का किंग बाहर निकलता है और वो अपने लैंग्वेज में अपने बंदों को बोलता है कि तो चलो फिर इन सबको मार दिया जाए, और तुमने सही बोला था कि एक स्पेशल बंदा है इनके साथ। और जिंगवू बोलता है कि तुम हमें बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और ये देख के वो एल्फ का किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। और ये देख के तो जिंगवू भी काफी हैरान होता है कि क्या वो एल्फ की लैंग्वेज समझ रहा है। तभी एल्फ का जो किंग होता है ना वो बोलता है कि ये बंदा तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है क्योंकि इसको तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर दिखी और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। और वो और उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जिंगवू पलक झपकाते ही उस एल्फ का गर्दन उड़ा देता है। वो जो एल्फ का किंग होता है ना वो ये देख के काफी हैरान होता है और अगले ही पल में काफी क्रीपी सी मुस्कान देता है। इसके बाद एल्फ किंग जो होता है ना वो अपने पूरी सेना को लेके आता है। वहाँ पे हमें पूरी सेना भी दिखाई जाती है और साथ ही जिंगवू जो होता है ना वो भी अपने पूरे शैडो आर्मी को अराइज करता है। और इसके बाद ना दोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली युद्ध छिड़ जाती है। वो जो जिंगवू की शैडो आर्मी होती है वो आइस एल्फ को काफी गंदी तरीके से मारती है और वही दूसरी तरफ आइस एल्फ की जो शैडो आर्मी होती है मतलब कि एल्फ किंग की वो भी शैडो आर्मी को काफी गंदी तरीके से मार रही होती है। और उन सभी एल्फ में से ना एक एल्फ जो होता है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जिंगवू को देखते ही पता चल जाता है कि भाई हाँ वो इसको नहीं हरा सकता। और इसके बाद तभी जिंगवू की नजर ना किंग चुल की तरफ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि आपको आगे जाके पता लगेगा। और वो जो एल्फ होता है ना वो बोलता है कि मेरा नाम बारुका है, तुम्हारा नाम क्या है। और जिंगवू वहाँ पे अपना नाम बताता है और इसके बाद जिंगवू ना काफी स्पीड में उसकी तरफ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बारुका ना काफी आसानी से उस अटैक को डॉच कर लेता है और वो ना उसके डैगर को तोड़ने की कोशिश करता है बारुका मतलब की, लेकिन तभी ना डैगर उसका गायब हो जाता है वहां से। और इसके बाद अगेन जिंगवू ना अपने डैगर की मदद से बारुका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बारुका भी अपने डैगर की मदद से ना उस अटैक को रोक लेता है। और तभी बारुका ना जिंगवू के पेट पे ना एक काफी तगड़ा वाला लात मारता है, इससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और बारुका ना काफी क्रीपी वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड कब हुआ था फाइट के टाइम पे। और तभी बारुका की तरफ ना काफी सारे फायर अटैक होते हैं और ये जिंगवू की शैडो आर्मी में से ना मेजेस कर रही होते हैं। और इसके बाद हमें किमचुल दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका था और उसको ना याद आ रहा होता है कि आखिरकार जिंगवू ने उसको किस तरीके से पीटा था। और उसके बगल में ना स्वॉर्ड भी होता है और वो ना उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और अब वो जिंगवू को मारने के लिए जा रहा होता है। और तभी हमें ना बारुका दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड में ना जिंगवू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और जिंगवू बीच में एकदम चुपचाप खड़ा होता है। और वहीं पीछे से किमचुल भी काफी स्पीड में आ रहा था जिंगवू को मारने के लिए। और तभी जिंगवू ना काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि किमचुल तुझे पढ़ना ना काफी ज्यादा आसान है। और तभी वो ना इग्रिस को बुलाता है और किमचुल ना जिंगवू को मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही इग्रिस उसको पीछे से मार देता है, मतलब कि उसके अंदर तलवार स्टैप कर देता है। और इसके बाद जिंगवू ना उसको अराइज करके उठाता है, मतलब कि किमचुल को भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है और इसका नाम ना वो आयरन रखता है। और ये ना अब काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था एक तरह से देखा जाए तो। और बारुका जो होता है ना वो एक तरह से इग्रिस को ना हरा दिया था और वो बोलता है कि तुझे क्या लगता
लगता है कि तू इस शैडो आर्मी से मुझे हरा सकता है। और जिंगबू बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। और तभी आयरन जो होता है ना वो अपना काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बारुका को ना वो अटैक भी काफी छोटा मोटा लगता है उस टाइम पे। और इसके बाद बारुका ना आयरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ना अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। और तभी बारुका ना सीधा आयरन के पीछे चला जाता है अचानक से और हंसते हुए बोलता है कि सच में तू बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तेरा कोई भी चांस नहीं है मेरे आगे जीतने का। और तभी अचानक से ना इग्रिस बारुका के ऊपर अटैक करता है और बारुका ना काफी कठिनाई से उस अटैक को डॉज करता है और वो कुछ बोलने वाला होता ही है, लेकिन उससे पहले जिंगबू ना पीछे से उसके ऊपर डैगर स्टैप कर देता है, डैगर से मतलब की। और उस टाइम पे ना उसने पैरालाइज इफेक्ट को भी ना एक्टिवेट कर दिया था। और इसके बाद ना बारुका जो होता है ना वो पीछे हो जाता है और इसके बाद वो अपनी आर्मी की तरफ देखता है, जिसको ना जिंगबू की आर्मी ने ना काफी आसानी से खत्म कर दिया था। और इसके बाद जिंगबू ना अपने वेपन को ना बारू की तरफ फेंकता है और बारुका वहाँ पे बोलता है कि भाई तू कितना ज्यादा मूर्ख है, तूने अपने वेपन को इसी तरीके से फेंक दिया। और इसके बाद जिंगबू ना अपने कमांड वाले स्किल की मदद से ना उस वेपन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस कारण जो बारुका का डैगर होता है ना वो वहाँ पे टूट जाता है। और भाई बारुका वहाँ पे हैरान हो ही रहा था, लेकिन तभी उसको आयरन ना पीछे से पकड़ लेता है। और इसके बाद हमें सभी मेजेस दिखाए जाते हैं जो कि एक साथ कंबाइन करके ना अपने फायर पावर को रिलीज करते हैं। और भाई वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट खत्म होने के बाद ना हमें अगेन बारुका दिखाया जाता है, जो कि भाई अभी तक समहाउ किसी तरीके से खड़ा हो रखा था। और इसके बाद तभी जिंगबू ना अपने डैगर की मदद से ना बारुका के पेट में अटैक करता है, लेकिन भाई वो बंदा वहाँ पे भी नहीं रुकता, मतलब कि बारुका की बात कर रहा हूँ वो ना उस टाइम पे जिंगबू का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से आयरन आता है और वो काफी पावरफुल स्मैश बारुका को मारता है। और इसी के साथ यहाँ पे ना बारुका का चैप्टर तो हो जाता है खत्म। और भाई लिटरली हमें ना शैडो आर्मी दिखाई जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही होती है। मतलब कि भाई मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि शैडो आर्मी एंजॉय भी करेगी फाइट जीतने के बाद, बट वो कर रही थी। आप इमेजेस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा बहुत शायद मूवी में और कुछ दिखा दे तो दिखा दे, नहीं तो बस हमें इतना ही कुछ मूवी में भी देखने को मिलेगा। और क्या पता इतना कुछ भी ना देखने को मिलेगा कि 2 एपिसोड कवर किया जाएगा, और क्या पता मैंने 3 एपिसोड को भी कवर कर दिया हो यहाँ पे। अब मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आप लोग अपना ओपिनियन बताना, आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्टिंग से मैंने कवर करने की कोशिश की थी, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा बड़ा भी बना और साथ ही मेहनत भी काफी ज्यादा लगी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।